आज के इस गहन विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। हाँ, और आज का विषय सच में बहुत ही खास है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो पहली नज़र में शायद किसी इकोनॉमी क्लास के भारी भरकम सिलेबस जैसे लग सकते हैं। देखने में तो थोड़े इंटिमिडेटिंग लगते ही हैं। हाँ, मतलब हमारे पास लोक सेवा अकेडमी के परीक्षा पर आधारित करंट अफेयर्स नोट्स का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। जो कि आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़े जाते हैं। सही कहा। और आमतौर पर जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, जैसे अर्थव्यवस्था हो गई या बजट या रिजर्व बैंक के आंकड़े, तो दिमाग में सिर्फ चार्ट्स और परसेंटेज ही आते हैं। हाँ, सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स। पर आज का हमारा मिशन इन नोट्स में छिपी उन बारीकियों को डिकोड करना है जो सीधे तौर पर यह तय करती हैं कि आने वाले सालों में एक आम इंसान की जेब या उसके आसपास के बाजार में क्या बुनियादी बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि ये आंकड़े हवा में नहीं होते, इनका असर जमीन पर होता है। एकदम। हम सब जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है या रिपो रेट थोड़ा बहुत कैसे काम करता है, लेकिन आज हम इन परिभाषाओं से थोड़ा आगे जाएंगे, है ना? हाँ, बहुत आगे जाएंगे। हम 3 प्रमुख विषयों की गहराई में उतरेंगे। पहला, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का असली गणित। दूसरा, जो 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के 4 मुख्य पिलर्स हैं। और तीसरा, डिजिटल रुपए के पीछे का वो बड़ा विजन जो सिर्फ नोट छापने का खर्च बचाना तक सीमित नहीं है। सही कहा। अर्थव्यवस्था के ये दस्तावेज असल में हमारे आने वाले कल का एक ब्लूप्रिंट होते हैं। मतलब इन्हें सिर्फ डेटा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब हम इन नोट्स का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो पता चलता है कि हर एक डेसिमल का या हर एक पॉलिसी में किए गए छोटे से बदलाव का पूरी सप्लाई चेन पर कैसा असर पड़ता है। तो लोक सेवा अकेडमी के नोट्स इसमें कैसे मदद करते हैं? इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ सूखा डेटा नहीं देते, बल्कि उस डेटा के पीछे के रणनीतिक फैसलों को सामने रखते हैं। तो जब हम इन आंकड़ों को डिकोड करते हैं, तो अर्थव्यवस्था की असली सेहत का पता चलता है। चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट के उस गणित से जो नोट्स के पहले हिस्से में दिया गया है। हाँ, रेपो रेट बहुत ही अहम टूल है। हम सभी को एक बेसिक आइडिया तो होता ही है कि रेपो रेट वो दर है जिस पर देश का रिजर्व बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है। जैसे हम किसी दोस्त से उधार लेते हो जो ब्याज लेता हो। सही एग्जाम्पल है। और इसी टूल से आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है। लेकिन इन नोट्स में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के काम करने के तरीके पर जो जोर दिया गया है, वो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एमपीसी को साल में 6 बार बैठक क्यों करनी पड़ती है। 6 बार मतलब हर 2 महीने में एक मीटिंग। बिल्कुल, हर 2 महीने में देश की आर्थिक नब्ज को टटोलना कोई छोटी बात नहीं है। नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य हर हाल में महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एक तय दायरे में रखना है, जो कि आमतौर पर 2 से 6% के बीच होता है ना? हाँ, और महंगाई असल में एक ऐसे हिडन टैक्स की तरह काम करती है जो सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब तबके की बचत पर डालती है। मतलब जो पैसा कल तक 100 रुपए की वैल्यू रखता था वो महंगाई बढ़ने पर शायद 90 की ही वैल्यू रखे। एकदम सही। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया के किसी कोने में कोई भू राजनीतिक संकट आ गया, जैसे कोई युद्ध शुरू हो गया हो। हाँ, या कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ गए या सप्लाई चेन टूट गई। इसका सीधा असर हमारे यहाँ की चीजों के दाम पर पड़ेगा। तो एमपीसी क्या करती है ऐसी स्थिति में? एमपीसी इन 6 बैठकों के जरिए इसी अस्थिरता को भांपने की कोशिश करती है और तुरंत अपने पॉलिसी रेट्स में बदलाव करती है, ताकि बाजार में डिमांड और सप्लाई का संतुलन ना बिगड़े। और यही वो संतुलन है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नोट्स पढ़ते हुए ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जब एमपीसी रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लेती है तो वो महज एक नंबर नहीं बदल रही होती, वो असल में सिस्टम से पैसे को सोखने का काम कर रही होती है। बिल्कुल। जब बैंक्स को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा तो जाहिर है कि वो आगे कॉर्पोरेट हाउसेस से लेकर आम कंज्यूमर तक सबको महंगा कर्ज देंगे, तो ईएमआई बढ़ जाती है। हाँ, इसका असर सिर्फ ये नहीं होता कि घर या गाड़ी की ईएमआई बढ़ गई। इसका असल असर ये होता है कि बाजार में जो अंधाधुंध खर्च हो रहा था उस पर ब्रेक लग जाता है, डिमांड कम होती है और व्यापारी मजबूर हो जाते हैं अपनी कीमतें नीचे लाने के लिए। मैं तो इस प्रक्रिया को एक कड़वी दवा की तरह मानती हूँ। कड़वी दवा? हाँ, जब इकोनॉमी में महंगाई का बुखार चढ़ता है तो रेपो रेट बढ़ाने की एक कड़वी दवा देनी ही पड़ती है। सही बात है। और इसके उलट स्थिति भी उतनी ही पेचीदा है। जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने लगती है,
कंपनियों का मुनाफा गिरने लगता है और बाजार में निवेश रुक जाता है। तब एमपीसी रेपो रेट में कटौती करती है ना? बिल्कुल, ये कटौती बाजार में एक नई ऊर्जा, एक बूस्टर डोज की तरह काम करती है। सस्ते कर्ज की वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कल तक अपनी नई फैक्ट्री लगाने से हिचकिचा रही थी, वो तुरंत नया प्लांट लगाने का फैसला कर लेती है। क्योंकि अब उसे मशीनें खरीद रही थी, जो पूंजी चाहिए उस पर कम ब्याज देना होगा। ये तो एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एकदम चेन रिएक्शन। उस नई फैक्ट्री के बनने से सीमेंट और स्टील की डिमांड बढ़ेगी, नए नौकरियां पैदा होंगी और उन नए कर्मचारियों के हाथों में जो सैलरी आएगी उससे वो बाजार में जाके नई चीजें खरीदेंगे। यही तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसके बारे में अर्थशास्त्री बात करते हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ही है। लोक सेवा एकेडमी के नोट्स में मॉनेटरी पॉलिसी को जिस तरह व्यापक रूप से समझाया गया है, वो असल में हमारे पूरे सिस्टम का स्टीयरिंग व्हील है। और इसी स्टीयरिंग व्हील से उस रफ्तार को दिशा दी जाती है जिसकी चर्चा नोट्स के दूसरे हिस्से में है, जो कि है भारत का 2026 का जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान। सही पकड़ा। नोट्स में जो 2026 का पूर्वानुमान दिया गया है ना, वो बेहद मजबूत है। भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने रहना कोई तुक्का नहीं है। बिल्कुल तुक्का नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। हाँ, और इन नोट्स में 2026 के लिए उन 4 मुख्य इंजनों या पिलर्स का जिक्र किया गया है जो इस ग्रोथ को धरातल पर संभव बना रहे हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं है। एकदम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इस वक्त दुनिया के कई बड़े विकसित देश मंदी के साये में हैं। हाँ, या तो मंदी है या उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही मामूली सी है। सही बात है। ऐसी वैश्विक चुनौतियों के बीच एक विशाल अर्थव्यवस्था का इतनी तेजी से बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। नोट्स में एक बहुत ही अहम तथ्य है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कौन सा तथ्य? ये कि इस पूरी जीडीपी की गणना, इसका डेटा कलेक्शन और विश्लेषण करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ करता है। अच्छा, तो एनएसओ ही वो संस्था है जो हमें तस्वीर साफ करके दिखाती है। बिल्कुल। एनएसओ जो डेटा रिलीज करता है वो हमें बताता है कि हमारी ग्रोथ का नेचर कैसा है। क्या हम सिर्फ बाहर से चीजें मंगवाकर कंज्यूम करके ग्रो कर रहे हैं या हम सिस्टम में खुद कुछ ठोस बना रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नोट्स में ग्रोथ के जिन 4 पिलर्स का विश्लेषण किया गया है वे अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने वाले हैं। इसमें पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे बुनियादी जरूरत है किसी भी देश की। हाँ, हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों, हाईवे या नए एयरपोर्ट्स के बनने को बस एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मान लेते हैं। हमें लगता है बस पत्थर और मिट्टी का काम हो रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में ये बहुत कुछ और है। बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब सरकार या प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करता है तो ये इकोनॉमी की नसों को खोल देता है, बल्कि वो एक किसान की सब्जी को बिना खराब हुए दोगुनी तेजी से बड़ी मंडी तक पहुंचाता है। इससे उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है और सीधा मुनाफा बढ़ता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर असल में बाकी के तीनों पिलर्स को सपोर्ट करता है। जो दूसरा पिलर है डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ, वो भी तो एक तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। हाँ, आजकल बिना इंटरनेट के तो कुछ नहीं होता। सही बात है, पर डिजिटल इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करना या मूवी टिकट बुक करना नहीं है। इसका असली मतलब है अर्थव्यवस्था के उस बहुत बड़े अनौपचारिक हिस्से को मेन स्ट्रीम में लाना। आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रही हैं। हाँ, सोचिए जब एक रेडी पत्री वाला भी डिजिटल पेमेंट लेने लगता है तो उसका एक क्रेडिट इतिहास बनने लगता है। उसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने लगते हैं। बिल्कुल, वो बैंक के रडार पर आ जाता है और भविष्य में बिना किसी जमीन जायदाद को गिरवी रखे अपने डिजिटल लेन देन के आधार पर छोटा कर्ज ले सकता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। और यही फॉर्मलाइजेशन उस तीसरे पिलर को मजबूती देता है जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। हमने दशकों तक देखा है कि हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान हमेशा से सर्विस सेक्टर का रहा है। आईटी, बैंकिंग, बीपीओ, इनमें तो हमारा कोई सानी नहीं है। हाँ, इन क्षेत्रों में हमने दुनिया पर राज किया है। लेकिन लोक सेवा एकेडमी के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक संतुलन होना जरूरी है। सिर्फ सर्विसेज से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर हमें अपनी विशाल युवा आबादी को रोजगार देना है तो सिर्फ सर्विस सेक्टर काफी नहीं है। हमें कारखाने लगाने होंगे, हार्डवेयर बनाना होगा, असेंबली लाइन शुरू करनी होंगी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सीधे तौर पर हमारे चौथे पिलर यानी निर्यात के विस्तार से जुड़ी हुई है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स। हाँ, जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा और विश्व स्तर की गुणवत्ता का सामान देश में ही बनाएंगे, तभी तो हम उसे दुनिया के बाजारों में बेच पाएंगे। जैसे मेक इन इंडिया या पीएलआई स्कीम्स। एकदम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी नीतियां इसी बड़ी योजना का हिस्सा है।
अगर ध्यान से देखें तो ये चारों पिलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, एक दूसरे से जुड़े हुए एक पावरफुल इंजन की तरह काम कर रहे हैं। एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। हाँ, और एनएसओ के जो आंकड़े 2026 के लिए एक इतनी सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं, वो इसी इंजन की रफ्तार का सीधा नतीजा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे एमपीसी महंगाई और ग्रोथ के बीच एक टाइट रोप वॉक कर रही है, एक संतुलन बना रही है, जो बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ। और कैसे जीडीपी के ये 4 पिलर्स देश की आर्थिक संरचना को बदल रहे हैं। अब हम नोट्स के उस तीसरे हिस्से पर आते हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर की बात करता है। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। मेरा भी। हम बात कर रहे हैं भारत के डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। बिल्कुल। सबसे पहले तो नोट्स में एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ा गया है। वो भ्रांति है डिजिटल रुपए को क्रिप्टो करेंसी समझना। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है जिसे इन नोट्स ने बड़ी खूबसूरती और स्पष्ट रूप से दूर किया है। हाँ, नोट्स साफ कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके पीछे कोई सरकार या रिजर्व बैंक नहीं खड़ा है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं। उसका मूल्य बाजार की अटकलों से हर मिनट ऊपर नीचे होता है। एक दिन वो आसमान छूती है और अगले दिन जमीन पर आ गिरती है। पर डिजिटल रुपए के साथ ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपया पूरी तरह से एक सॉवरेन करेंसी है। ये सीधे रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है। अगर किसी के डिजिटल वॉलेट में 500 रुपए का डिजिटल नोट है तो उसकी कीमत बिल्कुल उतनी ही सुरक्षित और स्थिर है जितनी हमारी जेब में रखे कागज के 500 रुपए के नोट की होती है। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी था। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि जब हमारे पास यूपीआई जैसा इतना शानदार सिस्टम पहले से मौजूद है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो फिर इस नए डिजिटल रुपए की आखिर जरूरत ही क्या है? ये सवाल तो बनता है। हाँ, एकदम सटीक जवाब देते हैं। पहले ये समझना होगा कि यूपीआई असल में है क्या। यूपीआई तो एक पेमेंट का तरीका है ना? सही कहा। यूपीआई असल में बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का महज एक माध्यम है। उसमें बैंक हमेशा बीच में एक मध्यस्थ की तरह काम करते हैं। सेंडर का बैंक और रिसीवर का बैंक। एकदम। लेकिन डिजिटल रुपया खुद अपने आप में पैसा है, ये कोई माध्यम नहीं है। बिल्कुल। और यही चीज इसके पहले बड़े फायदे को जन्म देती है, जो है लेन देन की लागत या ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भारी कमी आना, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, खासकर जब हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यानी देशों के बीच पैसों के लेन देन की बात करते हैं। आज अगर किसी को विदेश से भारत में पैसे मंगाने हो तो कई विदेशी बैंक्स और स्विफ्ट जैसे नेटवर्क से होकर गुजरना पड़ता है। में लेन देन कर सकते हैं जिससे ये जो लागत है वो ना के बराबर हो जाएगी। और लागत के साथ साथ इसका दूसरा बड़ा फायदा है तेज पेमेंट्स। स्पीड बहुत मैटर करती है इसमें, बहुत ज्यादा। इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में जहां आज कई दिनों का समय लग जाता है, सीबीडीसी के जरिए वो काम कुछ ही सेकंड्स में रियल टाइम में पूरा हो सकेगा। और नोट्स में जो तीसरा और चौथा फायदा बताया गया है वो हमारे घरेलू सिस्टम के लिए बहुत क्रांतिकारी लगता है मुझे। ये है सिस्टम में पारदर्शिता लाना और कैश हैंडलिंग कॉस्ट को कम करना। हम आमतौर पर इस कॉस्ट के बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि भौतिक नकदी यानी जो फिजिकल कैश होता है उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत खर्चीला उद्योग है। एकदम सही कहा। कागज और विशेष स्याही का आयात करना, सुरक्षित प्रेसों में नोट छापना, फिर उन्हें भारी सुरक्षा के बीच ट्रक्स और ट्रेनों में भरकर देश के हर कोने की बैंक शाखाओं और एटीएम्स तक पहुंचाना, ये कोई मामूली काम नहीं है। और जो नोट पुराने होकर फट जाते हैं उन्हें वापस मंगाकर सुरक्षित तरीके से नष्ट भी तो करना पड़ता है। उसमें भी खर्चा होता है। इस पूरी रसद या लॉजिस्टिक्स में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल। डिजिटल रुपए में ये जो कैश हैंडलिंग कॉस्ट है वो व्यावहारिक रूप से शून्य हो जाती है, जीरो। इसके अलावा डिजिटल होने की वजह से करेंसी के बहाव को बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है कि काला धन, टैक्स चोरी और जाली नोटों जैसी अर्थव्यवस्था की जो पुरानी बीमारियां हैं ना, उन पर काफी हद तक नकेल कसी जा सकती है। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और नोट्स में इसके एक और बड़े उद्देश्य का जिक्र है, फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। ये बहुत अहम मुद्दा है देश के लिए। बिल्कुल।
जिस तरह से पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच आम लोगों तक बढ़ी है, डिजिटल रुपया उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकता है जहां आज भी फिजिकल बैंक की ब्रांच खोलना या एटीएम में कैश पहुंचाना आर्थिक रूप से उतना संभव नहीं है। सही बात है, हर गांव में ब्रांच खोलना प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, तो अर्थव्यवस्था के उस आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा की बैंकिंग से जोड़ने का ये एक बहुत ही सशक्त टूल बन जाता है। और डिजिटल रुपए में एक और खूबी है जिसे हम प्रोग्रामेबिलिटी कहते हैं। प्रोग्रामेबिलिटी, ये क्या होता है, थोड़ा समझाइए। देखिए, मान लीजिए कि सरकार किसी विशेष योजना के तहत किसानों को खाद खरीदने के लिए सब्सिडी का पैसा सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजती है। अब डिजिटल रुपये को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो पैसा सिर्फ खाद की दुकान पर ही खर्च हो सके, किसी और चीज के लिए नहीं। अच्छा, मतलब उसे किसी और काम में यूज नहीं किया जा सकता। एकदम नहीं। ये सिस्टम में किसी भी तरह की लीकेज या भ्रष्टाचार को रोकने का एक अद्भुत पूर्व तरीका हो सकता है। ये तो सच में पैसे के भविष्य की एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट तस्वीर है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो हमने लोक सेवा एकेडमी के नोट्स के जरिए अर्थव्यवस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण आयामों को डिकोड किया। हाँ, बहुत कुछ कवर किया आज हमने। हमने देखा कि कैसे एमपीसी अपने रीपो रेट के टूल से महंगाई के बुखार को उतारती है और ज़रूरत पड़ने पर ग्रोथ को बूस्ट करती है। हमने 2026 के उस मजबूत जीडीपी पूर्वानुमान का आधार समझा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े निवेश, डिजिटल होती इकोनॉमी, बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट के 4 ठोस पिलर्स पर टिका है। और अंत में हमने डिजिटल करेंसी की ताकत को देखा। बिल्कुल, हमने समझा कि कैसे डिजिटल रुपया सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी पूरी आर्थिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सस्ता और तेज बनाने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। ये सभी बातें इस बात का प्रमाण है कि अर्थशास्त्र सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है जिसे एग्जाम के बाद भुला दिया जाए। सही कहा। ये हमारे चारों तरफ एक जीवित सांस लेता हुआ सिस्टम है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ता है तो लॉजिस्टिक्स सस्ते होते हैं। जब रीपो रेट बदलता है तो हर बिजनेस के फैसले बदलते हैं। और ये सभी फैसले अंततः रोजगार के अवसरों और हमारे क्रय शक्ति को तय करते हैं। यही कारण है कि इन विषयों पर एक ठीक-ठाक पकड़ होना बहुत जरूरी है। ये जानना कि पर्दे के पीछे सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। इसीलिए ये डिस्कशन जरूरी है, ताकि आम इंसान भी इन बातों को समझ सकें। लेकिन इस सबसे एक अहम सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जो नोट्स के दायरे से थोड़ा बाहर है, लेकिन इस चर्चा का एक स्वाभाविक निष्कर्ष है। देखिए, जब ये सीबीडीसी या डिजिटल रुपया पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में रच बस जाएगा और कागजी नोटों का चलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो पैसे के साथ जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक रिश्ता है, वो कैसे बदलेगा? ये तो बहुत ही डीप थॉट है। हाँ, सदियों से इंसानी सभ्यता ने किसी भी मूल्य या वैल्यू को एक भौतिक वस्तु के रूप में देखा है। पहले सोने और चांदी के सिक्के थे, फिर कागज के नोट आए। पैसा हमेशा से वो चीज रही है जिसे हम अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, किसी तिजोरी में छुपा सकते हैं, जैसे छूकर महसूस किया जा सके। बिल्कुल। पर जब हमारा पूरा आर्थिक अस्तित्व, हमारी सारी मेहनत की कमाई सिर्फ किसी फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ अंकों तक सीमित रह जाएगी, तो क्या हम पैसे को खर्च करने या उसे सहेजने के तरीके को उसी नजर से देख पाएंगे? सोचने वाली बात है। क्या भौतिक नकद के खत्म होने से हमारी बचत की आदतें बदल जाएंगी, या पैसे की अहमियत ही बदल जाएगी हमारे जहन में? ये सच में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पहलू है। तकनीक हमारे जीवन को आसान तो जरूर बना रही है, लेकिन वो हमारे बुनियादी इंसानी व्यवहार को आगे चलकर कैसे आकार देगी, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही बात है। आज की इस गहन चर्चा में हमने सच में बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को खंगाला है। इन नोट्स ने हमें अर्थव्यवस्था की सतह से थोड़ा नीचे जाकर उसके असल इंजनों को समझने का एक बेहतरीन मौका दिया। मुझे उम्मीद है श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया होगा। हम आप सभी को इसी अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं कि अगली बार जब कोई भी डिजिटल पेमेंट करें, तो इस पूरी व्यवस्था के पीछे काम कर रहे उस विशाल तंत्र के बारे में जरूर सोचें। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।